वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। इसराइल के साथ सीज फायर के बाद ईरान में जनाब जश्न फतह मनाया गया। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए, उन्होंने ईरानी परचम लहराए और खुशी के साथ नारे लगाए। इस मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनी ने भी ईरानी कौम के अज़्म और हौसले की ना सिर्फ तारीफ़ की, बल्कि उन्होंने इस जंग में गैर मशरूत हमायत पर पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। अगर देखा जाए तो मशरिक़ वुस्ता में होने वाला ये तनाज़ा जो कि 13 दिन तक जारी रहा था, ये एक महदूद फ़ौजी तनाज़ा था, लेकिन इसके असरात और इसके नताइज बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इसका असर ना सिर्फ इलाकाई सलामती बल्कि आलमी स्ट्रेटजिक तवाज़ुन पर भी पड़ा है। ये लड़ाई रवायती जंगों से कतई तौर पर मुख्तलिफ थी, क्योंकि रवायती जंगों की तरह इस जंग में ना तो फ़ौजें आमने सामने आईं, ना तोपों की घनघरज हुई और ना ही टैंक जनाब मैदान में उतरे। अलबत्ता ये इसके बावजूद भी 13 दिन तक जारी रहने वाली ये कशीदगी पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख गई। सवाल ये है कि ये जंग शुरू क्यों हुई थी, इसने दुनिया को क्या पैगाम दिया, और सबसे बढ़कर मेरे नज़दीक ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या ईरान एटमी हथियार या एटमी सलाहियत हासिल करने के अपने अज़्म से पीछे हटेगा, और अगर ईरान अपने इस अज़्म के मुताबिक एटमी टेक्नोलॉजी को हासिल करने या एटमी हथियार बनाने की तरफ आगे बढ़ता है, पेशकदमी करता है, तो फिर इसराइल या अमेरिका का रद्द अमल क्या होगा, क्योंकि इन्हीं नताइज के ऊपर ही मुस्तकबिल के मंजरनामे की बुनियाद रखी जा सकती है। अगर आप देखें तो इस जंग का आगाज महज इसराइल की तरफ से ईरान की तनसीबात पर एयर स्ट्राइक से नहीं हुआ था, बल्कि ये एक बहुत ही दरीना तनाज़ा है और इसके ताने बाने फ़लस्तीन के साथ जाकर जुड़ते हैं। और ख़ास तौर पर नेतन्याहू की इसराइली हुकूमत ने जिस तरीके से गज़ा के मुसलमानों और मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, जिस तरीके से गज़ा को खंडर में और मलबे के ढेर में तब्दील किया है, उसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को मगमूम करके रख दिया था। मुसलमान ममालिक की तरफ से गज़ा की हमायत में ज़ुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया गया। अलबत्ता ये ईरान था जिसने अपने मुख्तलिफ नेटवर्क्स के ज़रिए, चाहे वो लिबनान में मौजूद थे, चाहे वो शाम में मौजूद थे, या चाहे वो यमन में मौजूद थे, उनके ज़रिए इसराइल को इस बात से रोकने की कोशिश की कि जनाब वो मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाने से अपने आप को रोके। और यही वो ईरान था जिसके साथ इन्हीं वजूहात की बिना पर कि गज़ा के मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाना बंद करे, नेतन्याहू की हुकूमत ने उसको अपना दुश्मन नंबर 1 करार दिया। ये हमले महज एयर स्ट्राइक से शुरू नहीं हुए थे, बल्कि इसराइल ने इसके लिए एक बाकायदा मनसूबा बंदी की थी, और उस मनसूबा बंदी के तहत ही ईरान पर बड़े हमले से पहले वो तमाम नेटवर्क्स जो कि ईरान के लबनान में, उर्दन में, शाम में या यमन में मौजूद थे, उस नेटवर्क को तोड़ा गया। सबसे पहले हमास की लीडरशिप को निशाना बनाया गया, उसके बाद हिजबुल्लाह की कमर को तोड़ने की कोशिश की गई, फिर यमन के हुसियों के ऊपर जो मिसाइल स्ट्राइक्स किए गए, और उसके साथ साथ ईरान के अंदर मुसाद का एक नेटवर्क कायम किया गया, जिस नेटवर्क के तहत तमाम अहम अहदाफ की निशानदेही की गई, और हमला शुरू होने से कबल ही जो ईरान की टॉप मिलिट्री ब्रास थी उसको हिट किया गया, टॉप साइंटिस्ट को शहीद किया गया। और इसके बाद इसराइल ने यह समझा कि जनाब ये जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है या साइंटिस्ट हैं, इनको मंजर से हटाकर हम ईरान की कमर तोड़ देंगे, और ईरान चुटकियां बजाते ही हमारी पहली स्ट्राइक के बाद ही घुटनों के बल आ जाएगा। इसराइल की इस खुशफहमी को ईरान ने उसकी गलत फहमी में तब्दील कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा मुल्क जिसकी जंग से पहले ही टॉप टियर की लीडरशिप को
टारगेट करके हिट कर दिया गया हो, उसके सुप्रीम कमांडर के ऊपर कातलाना हमले हो रहे हों, ऐसी सूरत हाल में वो मुल्क दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपनी फौजी ताकत को मुश्तमे किया और उसके बाद इसराइल के ऊपर इस तरह अटैक किया कि इसराइल, ना सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया शशदर होकर रह गई। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़ाई ने बुनियादी तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट सबक दिए हैं और मेरी नज़र में इस लड़ाई के 5 सबसे बड़े सबक हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला सबक इसमें यह आता है कि गैर मुतवाज़न जंग लड़ेगी। गैर मुतवाज़न जंग से मुराद ये है कि रवायती जंग के बरखिलाफ इस लड़ाई में ईरान ने बड़ी कैलकुलेटेड मूव्स की। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ईरानी मिसाइल की अगर हम कॉस्ट उसको चेक करें तो वो तकरीबन 20 से 50 हज़ार डॉलर के करीब एक मिसाइल की कीमत बनती है। टोटल इस 13 दिन के अंदर ईरान की तरफ से इसराइल पर 455 मिसाइल अटैक्स किए गए, यानी 455 मिसाइल इसराइल की तरफ फायर की गए। इसराइल ने हर एक मिसाइल को रोकने के लिए $5 मिलियन का इंटरसेप्टर इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब यह है कि 450 मिसाइल्स को रोकने की जो कीमत इसराइल ने अदा की वो ईरान की टोटल कॉस्ट से बहुत ऊपर थी और इसका दबाव यकीनी तौर पर इसराइल की मईशत पर आएगा। उसके साथ साथ अब ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक से पहले ड्रोन्स को भिजवाया गया, उसने भी आयरन डूम हो, थैड हो या एरो 3 हो, उसके ऊपर भी दबाव डाला और उसके नतीजे में ईरानी मिसाइल इसराइली सॉइल पर गिरे भी और उन्होंने इसराइल को नुकसान भी पहुंचाया। ये एक गैर मुतवाज़न या गैर रवायती जंग का एक अहम पहलू है कि महज अस्करी ताकत की बुनियाद पर नहीं बल्कि अच्छी हिकमत अमली के तहत भी आप दुश्मन को दबाव में ला सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सबक जो इस लड़ाई से हमें मिलता है वो मिलता है बैनुल अक़वामी ताकतों का महदूद असर। यानी रवायती तौर पर यह देखा जाता है कि सफारतकारी के जरिए अमन को कायम करने की कोशिश की जाती है। इस लड़ाई में इसके बिल्कुल बरअक्स काम हुआ। रवायती सफारतकारी को हर जगह पर नज़रअंदाज किया गया। ईरान के लिए सफारतकारी करने वाले कौन से 4 मुल्क हमारे सामने सबसे ज़्यादा उभर के सामने आए? नंबर 1 रशिया, चाइना, पाकिस्तान और टर्की। ये 4 मुल्क थे और 5वां सऊदी अरेबिया। ये मुल्क थे जिन्होंने रवायती सफारतकारी के ज़रिए इस बात पर दुनिया को कायल करने की कोशिश की कि इसराइल ने ईरान के ऊपर जारहियत की है और इस जारहियत के बाद इसराइल को पहल करनी चाहिए इस जंग बंदी के लिए। लेकिन हुआ इसके बरखिलाफ। अमेरिका जो कि इब्तिदा में इस लड़ाई के आगाज़ से ही कोशिश कर रहा था कि जनाब वो इस तनाज़े को बढ़ने से बचाए, डोनाल्ड ट्रंप को खुद इस लड़ाई में ना सिर्फ कूदना पड़ा, ये देखते हुए कि इसराइल ईरान के महदूद पैमाने पर किए जाने वाले हमलों को रोकने में नाकाम रहा है। उसके बाद ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थीं उनको हिट करने के लिए खुसूसी तौर पर B-2 बमबार तैयारों के ज़रिए बंकर बस्टर्स बम गिराए गए। तो बुनियादी तौर पर इस लड़ाई में अमेरिका की शमूलियत महज इसराइल को तकवीयत पहुंचाने के लिए और अहदाफ के हसूल के नाम पर जारहियत करने तक ही महदूद रही। अलबत्ता इस अमल ने भी सफारतकारी के इम्कानात को कतई तौर पर महदूद कर दिया। अलबत्ता तीसरा फैक्टर आता है ईरान की सियासी और जंगी हिकमत अमली, जिसका इशारा मैंने आपके साथ शेयर किया कि ईरान ने बहुत ही कैलकुलेटेड अंदाज में इस लड़ाई को लेके वो आगे बढ़े। अपनी रवायती फौजी लीडरशिप से महरूम होने के बाद ईरान की तरफ से जो सेकंड टियर लीडरशिप को तरक्की देकर नए ओहदों पर फाइज किया गया, उसकी कमान को बराह रास्त सुप्रीम लीडर की तरफ से ना सिर्फ संभाला गया बल्कि सुप्रीम लीडर के नज़रिए और उनकी सोच के मुताबिक ही इस लड़ाई को आगे ले जाया गया और इस हिकमत अमली से ईरान को फ़ायदा हुआ। ना सिर्फ फ़ायदा हुआ बल्कि उसके साथ जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसराइल की रवायती जंगी बालादस्ती को ना सिर्फ चैलेंज किया गया बल्कि इसराइल के गुरूर को भी चिकना चूर कर दिया गया। मेरे नज़दीक जो 5वां और अहम तरीन इशू है, ये सवाल जाकर ईरान की फौजी सलाहियत और उसकी एटमी सलाहियत के साथ भी जुड़ता है। यानी अमन के लिए ये जो आलमी इदारे हैं इनकी गैर फ़ालियत। अगर देखा जाए तो
न्यूक्लियर अदम फैलाव के लिए एक इंटरनेशनल मुआहदा है जिसको हम एटमी अदम फैलाव का मुआहदा कहते हैं, जिसको एनपीटी के नाम से मौसूम किया गया। इस मुआहदे के तहत तमाम रुकन ममालिक को एटमी सलाहियत पुरअमन मकासद के लिए हासिल करने की इजाज़त है। अलबत्ता ये तमाम ममालिक जो कि एनपीटी में शामिल हैं ये एटमी असला नहीं रख सकते। और उसके साथ साथ एक और इदारा है जिसका नाम है IAEA। IAEA का बुनियादी काम ये है कि वो एनपीटी के रुकन ममालिक की जो एटमी तंसीबात है ना सिर्फ वो उसका जायजा लेता है बल्कि उसको हर तरह की प्रोटेक्शन भी मुहैया करता है। इस जंग में ये जो दोनों फैक्टर्स है वो हमारे सामने कतई तौर पर गैर मौसर हो गए। एटमी अदम फैलाव का मुआहदा भी ना सिर्फ गैर मौसर हुआ बल्कि एटमी अदम फैलाव के मुआहदे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठना शुरू हो गया कि अगर कोई रुकन एटमी अदम फैलाव के मुआहदे का मेंबर भी है तो बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी ठोस जो है इंटेलिजेंस या किसी तरह की ठोस पेशरफ्त के बगैर भी उसके ऊपर हमला किया जा सकता है। और IAEA जिसका बुनियादी काम इन तंसीबात की लुक आफ्टर करना है और उसकी रिपोर्ट के ऊपर ही अगली पेशरफ्त होनी है, IAEA के डायरेक्टर जनरल रफाल ग्रूसी ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि IAEA के पास इस तरह का कोई सबूत नहीं था जो इस बात को इस्टेब्लिश कर सके कि ईरान एटमी हथियार बनाने जा रहा था। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों इदारे गैर फाल भी हो गए और इन दोनों मुआहदों की अफादियत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। लिहाजा वो अहम तरीन नुक्ता कि क्या अब ईरान एटमी सलाहियत हासिल करने या एटमी हथियार बनाने की तरफ पेश रफ्त करेगा, मेरे नज़दीक ये इस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से ये बात इस्टेब्लिश हो गई और ये बात इस तरह भी इस्टेब्लिश होती है कि अगर हम एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि ईरान के पास एटमी हथियार होते या ईरान ने एटम बम बना लिया होता तो क्या इसराइल ईरान के ऊपर हमला करता? कतई तौर पर ऐसा नहीं होना था। इसका मतलब ये है कि डेटरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ईरान के पास। और ईरान चूँकि इस एटमी अदम फैलाव के मुआहदे का हिस्सा रह चुका है, अब भी वो एनपीटी का मेंबर है, तो इसके बावजूद अगर एनपीटी या यूएन या सिक्योरिटी काउंसिल इसराइल को नहीं रोक पाए ईरान के ऊपर अटैक करने के, तो फिर इसका मतलब ये है कि रवायती डेटरेंस के साथ साथ न्यूक्लियर डेटरेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से ईरान ने इस बात का इजहार किया कि उसके पास अज़्म भी मौजूद है, उसके पास टेक्निक भी मौजूद है और उसके पास अफजूदा यूरेनियम भी मौजूद है, ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि ईरान इस जानिब आगे बढ़ेगा और वो न्यूक्लियर डेटरेंस के हसूल की कोशिश जारी रखेगा। अब अगर ईरान न्यूक्लियर डेटरेंस हासिल करता है या उसकी सलाहियत को पाता है तो फिर अगला रद्द अमल क्या होगा? ये मेरे नज़दीक एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जिसको लीड करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस बात का इजहार किया कि ईरान को कभी भी एटमी सलाहियत हासिल नहीं करने देंगे, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जनाब आपने तो उसको सलाहियत हासिल नहीं करने देनी थी, तो जब उसने सलाहियत हासिल ही नहीं की थी तो उसके ऊपर अटैक क्यों किया? तो बेहतर नहीं था कि सलाहियत हासिल करके अटैक कराते, ताकि अगलों को भी पता होता कि इधर से जो जवाब आना है वो ज़्यादा तगड़ा जवाब आना है, ये जो है थप्पड़ के लिए हाथ उठेगा नहीं बल्कि ये मुंह भी लाल कर देगा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करना मौजूदा सिनेरियोस के अंदर शायद ये अमेरिका के लिए भी मुमकिन नहीं है। पाबंदियाँ ईरान पर आयद कर दी गई, जो मुआहदे थे वो गैर मौसर हो गए, ट्रीटीज गैर मौसर हो गई, अटैक भी हो गया, ईरान की तरफ से रद्दअमल भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद ईरान की पेशरफ्त एटमी हथियार बनाने की तरफ मेरा नहीं ख्याल कि ये रुकने वाली है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक और नुक्ता है वो है कि अब गज़ा का मुस्तकबिल क्या होगा, अब फ़लस्तीन का मुस्तकबिल क्या होगा। देखें, उनके लिए मुस्लिम उम्मा तो महज एक नाम रह गया बाकी। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद यू,
اگر دیکھا جائے تو عملی مدد فلسطینیوں کی کسی طرف سے سامنے آئی تھی تو وہ ایران تھا. چاہے ایران نے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے حزب اللہ، حماس، اس کے ذریعے ہی یا حوثی باغیوں کے ذریعے ہی انہوں نے اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچایا، البتہ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ اسرائیل نے سارے کا سارا جو غصہ ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر نکالا. ابھی جو تصاویر ہمارے سامنے غزہ کی آتی ہیں وہ تو اب شہر کی جگہ پر ایک ملبے کا ڈھیر ہے. کیا اس جنگ بندی کے نتیجے میں غزہ کے مسلمانوں کی بھی کوئی زندگی آسان ہوگی؟ کیا ان کو بھی 2 وقت کی روٹی میسر ہوگی؟ کیا ان کو بھی اپنے سر پر چھت نصیب ہوگی؟ کیا وہ بھی دنیا میں اب ایک باوقار قوم کی طرح کھڑے ہوں گے، یا ان کے اوپر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے رہیں گے؟ میں 1 سے زائد مرتبہ اسی پلیٹ فارم پر اپنی رائے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ غزہ کے مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ اس وقت سدھرے گی جب مسلمان ممالک ایک زبان ہو کر، ایک ساتھ کھڑے ہو کر اسرائیل کو چیلنج نہیں کریں گے کہ اب اگر اسرائیل کی طرف سے ایک گولی بھی کسی غزہ کے مسلمان کو لگی تو اسرائیل کو ملیا میٹ کر دیں گے. مسلم ممالک ایک فوج بنا کر اسرائیل پر فوج کشی کریں گے، یا اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچا دیا جائے گا جوتے مار مار کے. اس وقت تک غزہ کے مسلمانوں کی حالت نہیں سدھرے گی، یہ بات طے ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس جنگ بندی کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کا ہاتھ روکے گا غزہ کے اوپر اٹیک کرنے سے یا غزہ پر ظلم ڈھانے سے، تو یہ ممکن نہیں ہے. غزہ کے اوپر مسلمانوں کا، فلسطینیوں پر ظلم روکنے کے لیے مسلمانوں کا ہی آگے آنا ضروری ہے، اور مسلمانوں کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ اب اس لڑائی کو رکوانے کے لیے بھی ان کو آواز اٹھانی چاہیے. لیکن اس طرح کی لیڈرشپ مجھے اپنی یہ جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان میں سے کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آ رہا جو اس سمت میں آگے بڑھائے گا. دنیا اب مفادات کی محتاج ہو گئی ہے. امہ کا جو تصور تھا وہ اب ملیا میٹ ہو گیا ہے. ہر ملک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہی یا اپنے اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ بحال کرنے کے لیے اپنے برادر مسلم کو نظر انداز کر رہا ہے. اور یہی وہ بنیادی المیہ ہے جس کی جھلک ہم نے ایران میں دیکھی، اور یہی وہ بنیادی المیہ ہے جس کا مشاہدہ ہم ہر روز فلسطین میں کر رہے ہیں. اور اس کا مشاہدہ ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ہم عمل سے اس بات کو ثابت نہ کر دیں کہ قبلہ اول کا تحفظ اور قبلہ اول کے پاسبانوں کا تحفظ ہمارا بنیادی فریضہ ہے. اس وقت تک غزہ کے مسلمانوں کا خون بھی بہتا رہے گا اور اسرائیل کے ظلم بھی جاری رہیں گے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.